गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, मॉक टेस्ट सभी ने लगाया जो क्लास में है अभी प्रेजेंट टाइम पे। मॉक टेस्ट लगाया ना आपने? अच्छा, हाँ जी। आकांक्षा, आपके मार्क्स कितने बने इस मॉक टेस्ट में? सर 49। 49। एंड अक्षय? 47। 47। अक्षय तो ऑफलाइन वाला है क्या? हाँ जी सर। हाँ ठीक है, पहचान गया मैं तेरे को। 47 आए हैं क्या? हाँ जी सर। ठीक है। और खेमराज, सर आप साइंस। बताइए। यस सर। कितना मॉक टेस्ट लगाया आपने? नहीं नो लगाया। सर। हाँ आप नए है ना, ठीक है, कोई इशू नहीं। यस सर। अच्छा, रिकॉर्डिंग क्लासेस देख रहे हो ना आप? देखिए आपने? हाँ जी सर। हाँ जी सर। ठीक है। हमारा यहाँ पे एवरी मंडे मॉक टेस्ट होता है। ठीक है। तो उसकी जो आंसर की वो हम नेक्स्ट डे यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो मंडे को इस बार नहीं हुआ था, इस बार इनका हुआ था बुधवार को। तो दैट्स वाई आज इनकी आंसर की डिस्कस की जाएंगी। और सौरभ, आपके कितने मार्क्स बने हैं? चलो ठीक है। तो हमारा जो पोर्शन है वो स्टार्ट होने जा रहा है क्वेश्चन नंबर 21 से। ठीक है। तो देखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? कहता है कि अर्चना अत्यंत सुंदर है, इस वाक्य में आपको विशेषण बताना है। तो क्या हो जाएगा? सी। सुंदर। हाँ, इसमें सुंदर है। ठीक है, अर्चना आपको पता है कि किसी का नाम है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अत्यंत क्या है? अत्यंत सुंदर है लेकिन अत्यंत है, तो ये क्या बन जाएगा? अत्यंत प्रिय विशेषण। हाँ। अब अगर मैं आपको इंग्लिश में ही पूछूं तो ऐसा वर्ड जो कि एडजेक्टिव की क्वालिटी को बताए तो उसको हम क्या कहेंगे इंग्लिश में? क्या कहेंगे? एडवर्ब। एडवर्ब कहेंगे, एडवर्ब। यस। ठीक है। नेक्स्ट वन इज, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, चयन शब्द में संधि विच्छेद होगा, क्या हो जाएगा? चयन, अय की साउंड आ रही है सी। इसमें। हाँ जी। ऑप्शन। सर ऑप्शन ऑप्शन। नंबर सी, ठीक है, वेरी गुड। तो चे जमा अन हो जाएगा, है ना? तो अगर यहाँ पे चायन लिखा होता, चायन, आय की साउंड आए, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फिर आपको डबल मात्रा लगानी पड़ेगी इसके ऊपर। ये हमने डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि अगर यहां पर जो साउंड है, चयन लिखा हुआ है, साउंड आ रही है अय की, तो अगर अय की आ रही है तो आपको एक मात्रा लगानी है ऊपर। ठीक है। और अगर आय की आए तो आपको यहाँ पे दो मात्रा लगानी है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट आपके पास, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से माना जाता है? सी। हाँ, ब्रह्मी ब्राह्मी लिपि लिपि। से माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शब्द में इत प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? इत। हर्षित। ऑप्शन नंबर सी। हर्षित। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, हर्षित, हर्ष जमा इत हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाच्य किसके अनुसार बनता है? वाच्य सभी के अनुसार। सभी के अनुसार। अच्छा, मुझे स्ट्रक्चर बताओ इसका हिंदी में। अगर हमारे पास कोई क्या होगा, कर्ता तो होना ही चाहिए, है ना? कर्ता होगा, बीच में कर्म हो चाहे न हो, वो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीच में क्या होनी चाहिए? क्रिया होनी चाहिए। और अगर कर्म है तब भी बड़ी अच्छी बात है। अगर कर्म साथ में होगा तो हमारे पास कौन सा बन जाएगा? सकर्मक क्रिया बन जाएगी। और अगर नहीं है तो फिर अकर्मक क्रिया बन जाएगी, और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से हमारा क्या बनता है? वाक्य बनता है, वाच्य बनता है। तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? विसर्ग का प्रयोग। तद्भव। हाँ, तद्भव में नहीं होता है। मैंने आपको पहले बताया था, विसर्ग हमारी लगती है किसमें? तत्सम में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? खड़ी बोली। खड़ी बोली है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सुषुप्ति। कैसे लिखेंगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सुषुप्ति का उल्टा क्या बन जाएगा? जागृति। ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, सुषुप्ति। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा हो जाएगा? अब सुरेश। सुयोग में बनेगा उपसर्ग?
बन जाएगा ना, योग लास्ट में बन रहा है, यानी कि उपसर्ग रहित का मतलब क्या होता? यस सर, बन जाएगा। उपसर्ग का मतलब होगा, रहित का मतलब होता है ऐसा शब्द जिसमें कि उपसर्ग नहीं है। ठीक है, तो इसमें उपसर्ग है, तो क्या उपसर्ग है इसमें? सु। सु उपसर्ग है। सुरेश में क्या है? सु ही है, बट लास्ट में नहीं बन रहा है। सुर जमा ईश, हमने आपको बताया था, सुर जमा ईश। ठीक है, तो सुर आपका यहां पे निकल सकता है, सुर जमा ईश। नेक्स्ट, सुर जमा ईश, इसमें आपका उपसर्ग नहीं बनेगा मेरे अकॉर्डिंग। सुर जमा, ठीक है, इसमें जो सुर है, सुर हमारे पास क्या है? सुर मूल शब्द है। उपसर्ग। उपसर्ग। हाँ, इसमें आपका स्टार्टिंग में है मूल शब्द, तो सुर जमा ईश होगा। तो सुर तो हमारे पास मूल शब्द है, तो इसमें अगर बनेगा भी तो क्या बनेगा? ईश। इसमें आपका प्रत्यय बनेगा भाई। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। यहाँ पे देखो, विदेश, देश लास्ट में बन रहा है, वी यहाँ पे उपसर्ग बन जाएगा। अति जमा अधिक, अधिक हमारे पास मूल शब्द है, अति यहाँ पर उपसर्ग बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में उपसर्ग नहीं बनेगा, उसमें बनेगा प्रत्यय। देवासुर में कौन सा समास है? देव और असुर उल्टे हैं ये, तो द्वंद्व समास इसमें बन द्वंद्व। जाएगा। हाँ, द्वंद्व। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य यहाँ पे बन जाएगा। की आ रहा है ना बीच में, ठीक है, और इसके बाद की आएगा। हाँ, हाँ, तो यहाँ पे मिश्र वाक्य का मतलब क्या होता है? दोनों जो उपवाक्य होंगे वो एक दूसरे पे क्या होंगे? डिपेंड होंगे, आश्रित होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्रूर शब्द क्या है? क्रूर, वह विशेष बहुत क्या है? क्रूर है, बताइए क्रूर क्या हो जाएगा? विशेषण। विशेषण विशेषण है ना? विशेषण में भी ये कौन सा विशेषण हो जाएगा? कौन सा विशेषण हो जाएगा ये? हाँ, गुणवाचक। ठीक है, चाहे उसकी गुण पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, आएंगे गुणवाचक विशेषण में। नेक्स्ट है राजन का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? रानी, रागी, राजनी या फिर राजिन? क्या हो जाएगा? राजू। रागिन के रागी? तो राजन का रागी हो जाएगा इसमें स्त्रीलिंग। 33 का बी। नेक्स्ट, नौका झील में डूब गई, रेखांकित पद में कारक क्या है? अधिकरण हाँ, अधिकरण में पर, है ना? चलो, तद्रूप में संधि क्या, संधि का प्रकार क्या है? तद्रूप, बताओ, तद्रूप में संधि का कौन सा प्रकार है? व्यंजन संधि अच्छा ठीक है, व्यंजन संधि अगर ये होगी तो उसको आपने तोड़ के मुझे बताना है, कैसे टूटेगा ये? तत, सतत रूप हाँ, रूप, इस प्रकार से टूटेगा ये। तो ये किसकी पहचान है? व्यंजन संधि की पहचान है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है, अच्छा, तो ये 15 क्वेश्चन थे, मुझे बताइए कि कितने मार्क्स बने आपके? हाँ अभिषेक? सर 9। 9, ठीक है, और आकांक्षा? 8 8, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है हिमाचल जी की। ठीक है, तो 1952 में नवगठित हिमाचल प्रदेश की पहली विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? जयवंत राय जयवंत राम। जयवंत राम। और अगर मैं आपसे पूछूं कि महिला विधानसभा की अध्यक्ष कौन थी पहली? हाँ जी, कौन थी? हाँ भी अभिषेक? सर महिला का नहीं पता। महिला का नहीं बताया क्या? अच्छा, विद्या स्टोक कौन थी? सर विद्या विद्या स्टोक? स्टोक्स। बस, महिला का क्यों नहीं पता भाई? विद्या स्टोक। नेक्स्ट है, विधानसभा ने प्रस्ताव पास कर हिमाचल प्रदेश को एक पृथक राज्य बनाने की मांग कब की थी? मांग कब की 1960। थी? पास अलग 1970। टाइम पे किया गया था और बना अलग टाइम पे हाँ, था। 71। हाँ जी, 1970। 1970 में। देखो, मांग की बात की जा रही है इसमें। मांग 68 में सर। हाँ, मांग 68 में। 1970 लास्ट दिसंबर नवंबर के पास ये पास किया गया था, और 1971 में जाके क्या किया गया था? पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। घोषणा। ठीक है, हाँ, मांग 68 में की थी। तो ये थे आपके सामने
अच्छा ठीक है, नेक्स्ट है सही मिलान करें। ये किसका सही हुआ है? क्वेश्चन नंबर 38। मेरा सही है। ठीक है अक्षय, तुम्हारा ठीक है क्या ये? यस सर। ठीक है, और अभिषेक? यस सर, सही था। ओके। अच्छा, तेंतु दर्रा कहाँ पे है? कुल्लू के साथ है ये, कांगड़ा और कुल्लू कुल्लू। कांगड़ा। कांगड़ा और कुल्लू। कुल्लू ठीक है, और दुलची? दुलची लाहौल है भरमौर। लाहौर और भरमौर। लाहौल और भरमौर। भरमौर। सर कुल्लू और मंडी, सर कुल्लू और मंडी। हाँ, नेक्स्ट है आपके पास तेंतु दर्रा। तेंतु दर्रा कुल्लू तो हो कांगड़ा। गया सर। है, ये हो गया। कुल्लू अच्छा ठीक है, दुग्गी दर्रा? लाहौल भरमौर। लाहौर और ठीक है, ये भी हो गई। और तामशर, ये कांगड़ा में है। कांगड़ा में है। ठीक है, तो ये आपका बना है इसमें। चलो, अभिषेक तुम्हारा हो गया वो वन मित्र? नो सर, मैंने नहीं भरा था। तूने नहीं भरा था? अच्छा ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा है क्या? नो सर। फिर? सर सबसे ऊंचा परांगला दर्रा है। हाँ, तो वही तो पूछा हुआ है ना इसने, सबसे ऊंचाई पर कौन सा है, तो परागला है। नेक्स्ट है, बुशहर रियासत का हिमालय प्रदेश में, सॉरी हिमाचल प्रदेश में विलय कब हुआ था? अच्छा, बुशहर उस टाइम पे में सर 1948 में 48 में। बुशहर किसका हिस्सा था? सर शिमला का शायद। शिमला का था। शिमला किसको तोड़कर बनाया गया? शिमला महासू को। महासू। महासू। तो महासू कब बनाया गया था? महासू। 1948। तो क्या इसका आंसर 1948 होगा? यस यस सर। सर। ठीक है, नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील 7 झीलों का समूह है? ये पता है आपको? लामा झील। लामा झील है। विश्व में पहाड़ी स्कूल की कौन सी कला प्रसिद्ध है? ये आपको नहीं पता था, बताइए अभी इसका आंसर क्या होगा। इसमें आपको दो चीजें याद रखनी है। पहली बात ये है कि हमारी जो पहाड़ी कला है ना, पहाड़ यानी कि हमारे हिमाचल प्रदेश की एक कला है जो पूरी विश्व प्रसिद्ध है ना। विश्व प्रसिद्ध का मतलब हुआ कि उसको पहाड़ी स्कूलों में यानी कि पढ़ाया जाता है, दिखाया जाता है। तो विश्व में पहाड़ी स्कूल की कौन सी कला प्रसिद्ध है? तब आपका हो जाएगा कांगड़ा कला, जो कांगड़ा की कला है। ठीक है, कांगड़ा कला में क्या होता है कि श्री कृष्ण और किसकी वो बनाई जाती है? राधा और कृष्ण की कलाएं होती हैं उसमें। ठीक है। अच्छा, लेकिन जब क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पुरानी कला कौन सी है हमारे हिमाचल प्रदेश की, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बसोली वाइट कलर। शैली। तब आपका वसोली हो जाएगा। ठीक है, तब आपका वसोली हो जाएगा। ये दो क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक बेवल सम्मेलन 1945 में किस स्थान पर हुआ था? तो ये शिमला में हुआ था, याद रखना इस चीज को। ठीक है, वेबल सम्मेलन हुआ था 1945 को, शिमला में हुआ था ये। नेक्स्ट है, ठियोग रियासत के संस्थापक कौन थे? जयचंद। यस, तो जयचंद हो जाएगा। नेक्स्ट है, लक्ष्मी नारायण मंदिर किस जिले में स्थित है? चंबा। चंबा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी होती है? 52 गुजर। सेकंड। 52 52 सेकेंड। सेकंड सर। ठीक है, और राष्ट्रीय गीत गाने के लिए? 69 सेकंड। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? शेरशाह। हाँ, तो इसको याद रखना। ये जो नए क्वेश्चन है ना, इसको आप ऐड ऑन जरूर किया करो। ठीक है, ये जो रुपया किसने रखा था, ये नाम शेर शाह सूरी ने रखा था। और जीटी रोड किसने बनाया था? शेरशाह सूरी। ठीक है, ये भी इसने, जीटी रोड। अब जीटी रोड का मतलब होता है ग्रैंड ट्रंक रोड। जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, ये कोलकाता से कहां तक था? लाहौर। नहीं, कोलकाता, लाहौर से भी आगे है ये, कोलकाता से काबुल। अच्छा, अफगानिस्तान तक सर। हाँ, अफगानिस्तान तक था ये। और इसको हम किस एनएच के नाम से जानते हैं? NH1। NH1 के नाम से। तो ये चीज याद रखनी है आपको, शेर शाह
सूरी, ठीक है। और इन्होंने ही रुपया नाम रखा था भारतीय मुद्रा का, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपके पास 48। तो उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? जापान। 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 और डूबते सूर्य की भूमि? जापान सर। डूबते सूर्य की भूमि? इंग्लैंड। इंग्लैंड की ब्रिटेन? ब्रिटेन। ब्रिटेन। और कहाँ पर आपका जो सूर्य है वो 24 घंटे रहता है? सर नॉर्थ नॉर्वे, यस। नॉर्थ पोल चलिए, सर। हाँ नॉर्वे हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि नॉर्वे में सूर्य 24 घंटे रहता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, जो कि आपको बड़ा एकमात्र रीजन है उसका, कोई मुझे बता साढ़े सकता है? 33.5 डिग्री झुका है सर वो। हाँ, वो झुका हुआ है कितना डिग्री? 23.5। 23.5 डिग्री। टिल्ट, टिल्ट होने की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? 9। 9 9 है। सर। और अगर आपसे पूछा जाए कि समुद्री सबसे बड़ी समुद्री तट रेखा किस राज्य की है, गुजरात। और गुजरात भी दक्षिणी है। भारत में किस राज्य की? दक्षिण में सर तमिलनाडु। नहीं, ऐसा लगता है तमिलनाडु, लेकिन आंध्र प्रदेश होगा आपका, ठीक है। अच्छा ओके। नेक्स्ट है, मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त ही था, चंद्रगुप्त। ठीक है। नेक्स्ट है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफ्लेश। रेफलेसिया। नेक्स्ट है, इसको देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? किस क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर अवार्ड? साहित्य और पत्रकारिता। साहित्य और पत्रकारिता, ये हमने किया हुआ है। नेक्स्ट आपके पास, वायुमंडल, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना 21। होता है? 21। 21। 21 हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, 1 घंटे के अंतर के लिए कितने देशांतर की आवश्यकता होती है? 15 15 डिग्री। डिग्री। 15 डिग्री। यस अच्छा, सर। आपने, ठीक है। तो 60 मिनट्स आपने मुझे बताया कि 15 डिग्री होता है। और 1 डिग्री का निकाल के बताओ। 1/4। सॉरी एक नहीं सर। फोर हाँ फोर फोर 4 हाँ, मिनट। 4 मिनट। 4 मिनट, ठीक है। तो 1 डिग्री घूमने के लिए उसको 4 मिनट का समय भी लगता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है? खेल यानी कि 29 की बात की जाएगी, मैंने आपको बताया था, यही लिखा 29। हुआ है। हाँ ये देखो। 29 अगस्त। हम्म, ठीक है, ये देखो, सेम एज इट इज, ऐसे लिख लो इसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये थे आपके पास क्वेश्चंस। तो कितने क्वेश्चन है ये जीके के, हिमाचल और इंडियन जीके को मिला के? सर 20। 20 में कितने मार्क्स आए आपके आकांक्षा? 12। 12। और अभिषेक? 17 सर। 17, ठीक है। और पुष्पराज, आप कब आए थे बैच में? सर मैं रिकॉर्डिंग क्लास ही देखता हूँ सर। ठीक है, आप वैसे कब आए थे, कितना टाइम हो गया आपको? हम्म, सर जनवरी के एंड में सर। जनवरी एंड तो कल हुआ है। मतलब सर 2 हफ्ता मतलब 20-21 शायद। अच्छा, तो मॉक ऐसा टेस्ट कुछ। लगा रहे हो क्या आप साथ साथ में? नहीं सर अभी तक नहीं लगा है। चलो ठीक है, करिए आप, लगा। ठीक। हाँ कोई इशू नहीं। तो ये जीके था, काफी आसान ही था ये, कुछ भी इसमें टफ नहीं था। अच्छा, नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने रीजनिंग में। तो क्वेश्चन सारे निकल गए थे रीजनिंग के। रीजनिंग के कितने मार्क्स आए हैं, अक्षय बताएगा मेरे को। 7। 7। और जो लास्ट क्वेश्चन था आपका, वो बड़ा सा, वो निकल गया था। जब सर 2 गलत हुए हैं शायद उसमें, 2 2 गलत 2 हुए हैं। 2। चलो ठीक है, देखते हैं फिर कैसे की करते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन निकला था, सप्लीमेंट्री से ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि नहीं बना हुआ है? 56। डी, एलिमेंट। ठीक है, तो इसमें एलिमेंट आपका होगा डी, क्योंकि इसमें क्या है, ई एल ई। तो ट्रिपली है। हाँ, ई एल ई एम ई एन टी, एम। अब एक ई हमें और चाहिए, वो है ही नहीं, है ना। इसमें 3 ई की नीड है, 1 2 और 3, इसमें 2 ही हैं सिर्फ। दैट्स वाई ये इससे नहीं बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास 57।
अच्छा इसमें क्या है, क्या बनेगा इसमें? 30। RT आरटी बनेगा। अच्छा देख लेते हैं। अच्छा ए बी सी तीन यहां से हटाओ, डी बनेगा। यहां पर आपको डी के बाद, यहाँ पे डब्ल्यू के बाद कितने हैं, WXYZ, यानी कि इसमें क्या है, हमने तीन को हटाया, यहां से भी हमने तीन को हटाया। अब यहाँ पे कितने हैं, ABCDEF, 4 5 6, 6 को हटाया, पीछे से भी हमें 6 को हटाना पड़ेगा। तो आर लिखा हुआ है, STUVWXY, नहीं TUVWXYZ, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहां से भी हमने 6 को हटा दिया, तो RT आपका बन जाएगा। ठीक है, और बीच में स्पेस कितना है, DEF, ए को छोड़ के, UV को छोड़ के W, तो इसमें बीच में भी एक का गैप होना चाहिए, RST, S को छोड़ के। तो आसान था ये। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास है, यदि A का अर्थ योग करना है, ये निकल गया था सभी से। यस सर। Yes sir. डी। ठीक है, निकालते हैं इसको। क्या इसमें आपने बोर्ड मास लगाया था क्या? Yes sir. लगाना यस पड़ेगा सर वो, बोल ठीक दो। है। तो A का अर्थ क्या है, योग प्लस करना, प्लस करना। और 8, फिर B का मतलब क्या होगा, भाग देना सर, भाग देना। और 2C का मतलब क्या है, गुना, गुणा मल्टीप्लाई, करना। 4F का मतलब क्या है, घटाना, माइनस, माइनस करना। और 9, तो बोर्ड मास में पहले क्या होगा, डिवाइड, 4 4 16, है ना, 4, बी 10 ओ आ डी, जाता है। तो कितना आएगा, 4 बन जाएगा, गुणा 4 यस माइनस सर। 9, मल्टीप्लाई होगा फिर यस सर, 16 माइनस 9, फिर क्या होगा, ऐड, एड 90 90 माइनस, माइनस 9। तो 10 बच जाएगा इसमें। यस, डी यस ऑप्शन सर। है। यस सर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये निकल गया था मामा भांजा, No sir. No नहीं sir. निकला ये क्या, नो सर। नो किसी का भी सर, नहीं निकला? नो। अच्छा, नो सर, ठीक है। सर तो लिखा क्वेश्चन ही हुआ, गलत है। क्वेश्चन गलत है, देख लेते हैं। एन पुत्र है एम का, जो एन है ये पुत्र है किसका, एम का। पुत्र है तो प्लस लगाएंगे। एल पुत्री है ए की, एल जो है ये पुत्री है किसकी, एक ही, ए की पुत्री है ये। ई बुआ है डी की, जो ई है ये बुआ है किसकी पर, डी की। और एच का, अच्छा ये बुआ है, मान लेते हैं कि इसका कोई भाई है, और यहाँ पे डी मान लेते हैं ये डी की बुआ है, ठीक है, बुआ। अच्छा ई बुआ है डी की, और एच पुत्र है ई का। अब ई यहाँ पे कहाँ पे गया, अच्छा ये ई है, तो एच पुत्र है प्लस, और ये पुत्र है किसका, एच पुत्र है ई का। तो एच क्या लगेगा एन का, तो एच क्या लगेगा एन का। तो ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि यहाँ पर तो बताया नहीं हुआ। रिलेशन, अब अगर हम ऐसे देख भी लें, तो ये मैं ऐसे मान लेता हूँ, बाई। मैं इसको मान लेता हूँ ये लड़का है, ये इसकी बहन है, मान लेते हैं। ठीक है, इनमें से एक प्लस होगा, ये माइनस होगा, मान लेते हैं ये दोनों मैरिड हैं। अच्छा, अब हो सकता है कि जो प्लस की ये, वो क्या हो जाएगी, बहन हो, बहन हो जाएगी, तो उसके पर्सपेक्टिव से देखो क्या बनेगा। भाई, बाई बाई सर, बाई होगा इसका आंसर। तो एच, एच का क्या लगेगा एन, हाँ तो फिर भाई होगा इसमें, है ना। पर इसने बाई पहले, यही पहली ऑप्शन। बात है कि इसने बताया ही नहीं कि ये क्या है, एम और ई का इसने बताया ही नहीं है, नहीं यस, बताया ना, वो तो बताना चाहिए था। तो फिर क्वेश्चन गलत है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास है ये वाला क्वेश्चन, कलर, ये निकल गया था। यस सर। हाँ, इसमें तो आपको प्लस ही करना है ना। यस सर, अच्छा इसमें जिस स्थान पर ये आते हैं वही ले रहे हो क्या आप? यस सर वही होगा। हाँ, सी, ओ किस पे आता है, 15, 15 पे ओ आता है, एल 12, फिर 15, फिर आर, OPQR, तो 18, ऐसे। यस सर, ठीक है, तो कितने हो गए ये, 63, 63 हो गए, ठीक है। और इसमें क्या पूछा गया था, लाइट का क्या होगा, ABCDEFG 12, IJK 9 होगा, यस सर, 7, ABCDEFG 7,
8 अच्छा 8 20 20 तो कितना हो जाएगा? 28 का 7 प्लस करेंगे 35, 35 प्लस 2 करेंगे 37, 47 प्लस 9 कितना आ रहा है? 56। yes sir 56 नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन निकला था वैसे आपसे, बना था क्या ये पूरा डायग्राम? yes sir बन गया था। अच्छा तो फिर भी लास्ट के क्वेश्चन नहीं आए क्या उससे? सर 2 क्वेश्चन नहीं आए इससे, एक आगे था। सर सारे। हैं अभिषेक आगे थे बाद में? यस सर सारे आगे थे। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, करके देखते बनाते हैं एक बार। ठीक है सर, इसके बाद इसको बनाना कॉपी पे, मुझे पेज में बना के देना इसको, ये हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। चलिए बनाते हैं इसको। जिस व्यक्ति ने नीला कपड़ा पहना है वह व्यक्ति एक पंक्ति की एक शोर पर बैठा हुआ है। अब पंक्ति आप सीधी बना रहे हो कि गोल बना रहे हो? सीधी। सीधी बनेगी ये। अच्छा इसने बोला है कि जिस व्यक्ति ने नीला कपड़ा पहना है वह व्यक्ति एक पंक्ति की छोर पे होगा, या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा। नीला यानी कि एन लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, तथा जिसने आसमानी कपड़ा पहना है वह पंक्ति की दूसरी शोर पर उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है। अच्छा तो मान लेते हैं ये उत्तर है भाई, ठीक है। तो उत्तर किस तरफ? कि दूसरी शोर पर, ठीक है। मान यहाँ पे एन मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं किसको? जिसने आसमानी कपड़ा, आसमान आसमानी कर लेते हैं, स्काई भी। ठीक है। हाँ ए लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्काई लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे हो गया, पीले रंग के कपड़े पहना व्यक्ति पंक्ति के बीच में है। पीले यानी कि येलो। जिसके बाईं ओर मोहन खड़ा है। मोहन, नाम वाले राउंड में करते हैं। जिसकी बाईं ओर मोहन खड़ा है। हरा कपड़ा पहने व्यक्ति के दाहिनी ओर कार्तिक है। दाहिनी ओर कार्तिक है। ग्रीन कलर। अच्छा फिर जो दाईं ओर पर खड़ा है, ठीक है। राम के दाहिनी ओर तीसरा व्यक्ति दिनेश है। राम के दाहिनी ओर तीसरा व्यक्ति दिनेश है। अब तीसरा व्यक्ति कैसे करना हमने? राम के दाहिनी ओर ये भी कार्तिक है, ये ग्रीन है, इसका नाम नहीं है फिर। जी पे लगेगा सर, हाँ। हाँ जी को सर्कल नहीं करेंगे ना। यस। ये कार्तिक है, ये मोहन है, और क्या बोल रहा है इसने? जो दाईं ओर पर खड़ा, ठीक है। राम के दाहिनी ओर तीसरा व्यक्ति, राम के दाहिनी ओर तीसरा व्यक्ति, राम के दाहिनी ओर तीसरा व्यक्ति, राम के दाहिनी ओर तीसरा व्यक्ति। तो यहाँ पे तीसरा हो, एक दो तीन, एक दो तीन, राम के दाहिनी ओर तीसरा व्यक्ति, एक दो तीसरा दिनेश है। यस और नो? राम और श्याम के बीच मोहन खड़ा है। राम और श्याम के बीच मोहन खड़ा है। तो कुल व्यक्ति कितने हैं वैसे? राम और श्याम के बीच मोहन खड़ा है। अगर ये मोहन खड़ा है इसका मतलब क्या होगा? कि बंदे ज्यादा हैं, वही हमें बराबर भी करना पड़ेगा ना।
तो कितने हैं ये बीच में है, एक दो, बीच दो, ठीक है। क्योंकि इसने बोला हुआ है कि जो वाई है येलो वाला, पीले रंग के कपड़े पहना व्यक्ति पंक्ति के बीच में खड़ा है। बीच का मतलब होगा कि जितने राइट में होंगे उतने लेफ्ट में होने चाहिए। तो एक दो तीन, एक दो तीन। तो मुझे यहाँ पर ये बनाना पड़ेगा, मैं इसको नहीं बोल सकता शाम। अगर मैं इसको शाम मान लूंगा तो फिर वाई और वाई के इस तरफ दो हो जाएंगे, इस तरफ तीन हो जाएंगे। तो मुझे ये बराबर करना पड़ेगा, तो मुझे बीच में एक बंदा रखना पड़ेगा यहाँ पे, श्याम। ठीक है। लेकिन जो लास्ट वाला बंदा है एन वाला, इसका नाम अभी तक पता नहीं लगा कि क्या नाम है, इसका भी नहीं लगा पता और इसका भी नहीं लगा पता। कोई दिक्कत नहीं सर, इसको बनाओ, लिखो इसको। यहाँ पे ये नीले वाला व्यक्ति है, आगे ये श्याम है, आगे ये मोहन है, आगे येलो वाला व्यक्ति है, नाम इसका ये क्या है, राम है क्या? हाँ यस राम है। आगे ग्रीन वाला व्यक्ति है, आगे ये कौन सा व्यक्ति है भाई, कार्तिक है। ये स्काई ब्लू वाला व्यक्ति दिनेश है। ये बनाओ, बना लिया? ठीक है, अब इसको करते हैं साफ, चलते हैं आगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि दिनेश किस रंग का कपड़ा पहनकर खड़ा है? आया। स्काई ब्लू, आसमानी होगा इसका। 61 का डी है क्या? सर हरा होगा। 61 का नो सी सर। लिखा हुआ है, हरा। तो हमारे अकॉर्डिंग तो ये कुछ और बन रहा है फिर। गड़बड़ हो गई सर। गड़बड़। सर टोटल बंदे सर 5 है। टोटल 5 है क्या? हमने कितने बनाए हैं? यस एक सर। दो तीन चार पाँच छः, हमने 7 बना दिए हैं। टोटल इसने लिखे हैं क्या? सर लिखे नहीं है पर देख के लग रहा है कि 5 ही बंदे और 5 ही कलर है। चलो ठीक है, फिर से कर लेते हैं। यस अच्छा, यहाँ पे आपका नीले वाला व्यक्ति है, यहाँ पे कौन सा है, स्काई ब्लू वाला। यस सर। ठीक है। सर ये लास्ट में लगेगा पता सर को। कौन सा, हाँ ये आपका येलो वाला है। अब इसमें ने क्या बोला, जिस व्यक्ति ने नीला का, ये भी हो गया, आसमानी कपड़ा भी हो गया, उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है, पीले रंग के कपड़े पहने हुए व्यक्ति बीच में है। ठीक है। जिसके बाईं ओर मोहन खड़ा है, बस इसने ये बताया है, जिसने बाईं ओर मोहन खड़ा है। अब फिर दो ना, जितनी पॉसिबिलिटी बनती वो बनाते हैं पहले। ये येलो है, ये स्काई ब्लू है। ठीक है। अब इसमें ये मोहन खड़ा है। सर एक बंदा दूसरी साइड भी बैठेगा। हाँ सर एक बंदा दूसरी साइड भी बैठा होगा। 5 ही बंदे हैं टोटल। ठीक है। इसको मैंने दोनों पॉसिबिलिटी कर दी ना, यहाँ पे भी कर दी, वहां पे भी कर दी, येलो ये हो गया। अब आगे ये हो गया। ठीक है। अच्छा, फिर इसने बोला है कि येलो के जिसकी बाईं ओर मोहन खड़ा है, अब इसका बाईं ओर कौन सा होगा ये? ठीक है, मोहन खड़ा है। अच्छा, हरा कपड़ा पहने व्यक्ति के दाहिने ओर कार्तिक है। अब हरा कपड़ा किसने पहना है? अब इनके तो कलर ठीक है, अब हरा कपड़ा मान लेते हैं, इसने पहना हुआ है ग्रीन। तो कार्तिक दाहिने ओर खड़ा है, तो ये हो ही नहीं सकता। दिनेश का ठीक है। अब यहां पर हरा कपड़ा किसने पहना, ये लगाना पड़ेगा कि दाहिनी ओर। सर ये वाले के बीच में। एक यहाँ पे करते हैं इसको, हरा एक ही। हरा कपड़ा पहने व्यक्ति, इसको कर लेते हैं कि दाहिनी ओर कार्तिक खड़ा है। मैं इसको कार्तिक बोल सकता हूँ क्या? यस सर। ईस्टर कलर है। जो दाई ओर पर खड़ा है। हाँ, अब इसका मतलब समझा मैं। ये लिखा है ना इसने, जो दाई ओर पर खड़ा है, जो दाई ओर यानी कि जो यहाँ पे खड़ा है, ये दाई ओर तो है कि नहीं? यस सर। राम के दाहिनी ओर तीसरा व्यक्ति दिनेश है, राम के हाँ वाला दाहिनी दिनेश ओर। आ गया सर। अब यहाँ पे राम कहाँ है? राम नीला नीला सर। सर राम सबसे लास्ट होगा दूसरी साइड वाला।
अच्छा रुको, राम के दाहिनी और तीसरा व्यक्ति दिनेश है। मोहन के बगल में हाँ, राम के बैठे दाहिनी और राम। तीसरा व्यक्ति दिनेश है। अब नरवाल। दिनेश ये तो होगा ही नहीं, ये हो सकता है। एन और यस एस सर, यही अपोजिट होंगे सर, एन है। होगा इस साइड, ये दिनेश है। एन होगा लेफ्ट साइड और आसमानी होगा सर राइट साइड में। सर ठीक है, ये दिनेश है। सर रुको ये रुको दिनेश रुको इधर ही सर, बैठेगा, सही है एक सर। दो तीन, राम के दाहिनी ओर दिनेश है, एक दो तीन, और राम फिर ये हो जाएगा। यस यस। सर। राम के दाहिनी ओर दिनेश है, एक दो तीन। ठीक है, राम और श्याम के बीच मोहन खड़ा है। राम और श्याम, अब ये श्याम हो जाएगा आपका येलो वाला, यस सर। बीच मोहन है। तो अब जाके बने ये 5 व्यक्ति, है ना। अब बना के देखते हैं इसका। पहले आपके पास स्काई ब्लू, और इसका नाम क्या है, राम। फिर इसके बाद है आपके पास मोहन, फिर है येलो, इसका नाम क्या है, श्याम। ठीक अरे है, एक नेक्स्ट कलर बच गया, काला। मोहन का, मोहन जो ब्लैक कलर तो के रह कपड़े गया सर पहने वो, हैं। कवर कोई है। नहीं, दिनेश। और लास्ट में क्या है ये, एन क्या था, नीला। नीला। नीला कार्तिक। सर नीला और आसमानी वो लास्ट में लगेगा, बता। और इसका नीले वाले का नाम क्या है, कार्तिक। कार्तिक और क्या यहाँ पे मोहन का रंग बताया है क्या। सर सर क्वेश्चन। ब्लैक ही बचा है, एक वही ऑप्शन होगा में ब्लैक। ऑप्शन में लगा सर, मतलब कि काला चलो रंग ठीक लगा। है, अच्छा, ये मैंने बना लिया। अब इसका देखते हैं, दिनेश किस रंग का कपड़ा पहनकर खड़ा है। हरा। हरा। हरा रंग। दिनेश ग्रीन, हाँ अब आया आपका ग्रीन, ठीक है, दिनेश हरा। नेक्स्ट है, पंक्ति के दोनों छोरों पर खड़े व्यक्ति का सही समूह क्या है। राम और ये कार्तिक राम है क्या इसका। राम और हाँ कार्तिक। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट है, मोहन के दाहिनी ओर खड़े तीसरे व्यक्ति ने किस रंग का कपड़ा पहना है। एक दो तीन, नीले का, नीले रंग का। यस सर। नीला, आसमानी। आसमानी है सर इसका। मोहन के आसमानी दाहिनी सर। ओर, सर तो यहाँ पर कार्तिक क्वेश्चन डिसाइड होगी कि नीला और आसमानी। आसमानी की जगह चेंज होगी सर। हाँ यहाँ पर सर नीला रंग नहीं है ना, तो लग क्या पता कि आसमानी रंग का कार्तिक। अच्छा ठीक है ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 64, काला रंग का कपड़ा पहनकर कौन खड़ा है। मोहन। मोहन। मोहन, इसका मोहन। हाँ ठीक है, अब ये आएगा मोहन। तो ठीक मध्य में कौन खड़ा है, देखो मैंने आपको बताया श्याम। था ना कि अगर आपसे, मैंने आपको उस टाइम पे बताया था जब प्लस की बातें कर रहे थे, तो जब भी आपने क्वेश्चन लगाने होते हैं ना, ये वाले क्या कहते हैं इसको, पजल वाले, तो इसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका आंसर आपको उसी के अंदर ही मिल जाएगा। क्या ये क्वेश्चन उसी के अंदर है। ठीक मध्य में कौन खड़ा, उसने खुद बताया हाँ है, ये लास्ट लास्ट लाइन है शायद। येलो। हाँ उसने वैसे येलो बताया था वैसे, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, येलो तो सर श्याम है इसका। शाम हो जाएगा ये, ठीक है, तो शाम हो जाएगा। ठीक है, तो निकल जाएगा ये। लेकिन इसमें जो हमने पहले बनाया था उसमें गलती पता क्या करी हमने, उसमें हमने जो गलती करी थी वो ये थी। नीला और आसमानी सर। नहीं नहीं, वो तो है ही है ना, वो तो सर हमने बंदे खुद कर ज्यादा ही बना दिए दिया। थे। अच्छा लेकिन अच्छा वो उसमें। उसने कंफर्म कहाँ पे किया, उसने यहाँ पर कंफर्म कर दिया, वो जो दाहिनी ओर पर खड़ा है, कौन, कार्तिक। कार्तिक। इसने ये बता दिया मुझे। ठीक है, यहां से कंफर्म हुआ कि मुझे कार्तिक दाहिने पर ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये था, तो उस टाइम पे हमने इसको मिस कर दिया था। चलो आगे सर बढ़ते हैं। पर्सन भी ज्यादा बना दिए थे पहले। क्या हुआ, सर पर्सन 5 थे, पहले 7 बना दिए थे। हाँ वही ना, फिर उसमें हमने वो किया ही नहीं। बाकी जब भी हमने मैक्सिमम टाइम तो हमने देखा हुआ है कि ऊपर ना पर्सन वो जरूर बताता है कि तो एक सर पंक्ति इसमें। में 5 व्यक्ति हैं, ऐसे बोलता है ना वो। हाँ वो जरूर यस। शो करवाता है, लेकिन इसमें था नहीं। अच्छा चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास इंग्लिश। तो हरीश इज अ पुअर मैन, इस सेंटेंस में मैन क्या है, कॉमन कॉमन। नाउन होगा ये, ठीक, कॉमन है ये। ठीक है, और यहाँ पर मुझे बताओ कि एक पुअर की बात की जा रही है, फिर पूरी पुअर जाति की बात की जा रही है। पूरे एक की। एक पुअर की बात की जा रही है। अगर हमने पूरे पुअर जाति की बात करनी तो फिर हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, द पोर। द पुअर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 12 इंचेस मेक डैश फुट।
A foot. हाँ अ फुट। नेक्स्ट है एम्प्टी अबू, मिस्टर अबू होना था यहाँ पे, तो मिस्टर अबू इज अबाउट 5000 फीट डैश द सी लेवल। above above the Above. अच्छा हाँ माउंट अबू लिखा हुआ, सॉरी, माउंट अबू इज अबाउट 5000 फीट, क्या होगा, अबव द सी Above. लेवल। ठीक है। अच्छा जब हम अबव का यूज करते हैं तो अबव में गैप ज्यादा होता है कि कम होता है? जब ज्यादा. आपने एवब ज्यादा. और ओवर का यूज करना है, एवब और ओवर का यूज करना है, गैप किसमें ज्यादा होता है? Above में. और above सरफेस टचिंग किसमें होती है? On में. Over. ओवर में होती है। ठीक है। अगर मैम ने आपसे कहा कि जो ब्लैंकेट है वो बेबी के ऊपर रखना है, डालना है, तो उस केस में हम ओवर का यूज करेंगे कि अबव का यूज करेंगे? Over. ओवर। हाँ उस केस में ओवर हो जाएगा क्योंकि वहां पे सरफेस टचिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है आइदर यू आर मिस्टेकन डैश आई एम। Either or. आइदर के साथ में क्या लगेगा, और लगेगा। नेक्स्ट है द ट्रेन डैश बिफोर ही रीच द स्टेशन। Had left. हेड। हाँ हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, ये हमारे पास पास्ट है, ये पास्ट है ना हमारे पास, यस और नो? Yes. yes Yes. sir सेकंड फॉर्म है ये। तो अब इस पास्ट से भी पहले कोई पास्ट में काम हुआ है तो मैं पास्ट ऑफ द पास्ट यूज करूंगा। यस। तो पास्ट ऑफ द पास्ट में किसको बोलूंगा, हैड वाले को, यानी कि हैड लेफ्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट, व्हेन आई सा हिम ही डैश प्लेइंग चेस। Was. वॉज। was ठीक है। चलो तो यहां पे आपने कैसे पता किया कि ये पास्ट का है? saw a second form यस सेकंड फॉर्म देखिए आपने, द वेटर फिल्ड द ग्लास विद वाटर। ठीक है, ऑप्शन ये बी। क्वेश्चन आपका किसका, वाइफ का क्वेश्चन है ये। Option B. ऑप्शन नंबर बी। अच्छा इसमें हमने डिस्कस किया था पहले, तो दो तीन पॉइंट्स थे स्टार्टिंग में कि आपको क्या करना है इसमें। अच्छा फील्ड लिखा हुआ है ना ये, तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? second Second सेकंड form. है। तो बी की सेकंड फॉर्म क्या बनेगी? Bible. वाज वर्ब बनेगी। ग्लासेस के अकॉर्डिंग क्या बनेगा फिर? Were. ये क्वेश्चन रिपीट है क्या? मैंने देखा हुआ है इसको। द ग्लासेस वर फिल्ड विद वाटर बाय द वेटर। ठीक है। चलो नेक्स्ट आपके पास 73। हाँ इसका बताइए। सोक्रेट्स सैड नमस्ते. वर्चू इज इट्स ओन रिवार्ड, ये आपका क्वेश्चन है नरेशन का। C. Option सी। C. सी हो जाएगा, सैड दैट बनेगा इसमें, सेज, तो आपने ऑप्शन बी नंबर बी काट दिया यहां से देख Yes के। sir. अच्छा फिर आगे नरेशन में आपको पता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, क्या ये हमारे पास एक यूनिवर्सल ट्रुथ है? Yes यस sir. सर। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका? पता नहीं पता नहीं। नहीं, अच्छा ये बंद कर दिया क्या सर आपने? अच्छा ठीक है। हाँ जी आकांक्षा, मतलब क्या होता है इसका, वर्चू इज इट्स ओन रिवार्ड? सर पता नहीं. नहीं क्या? पता है, चलो मैं सर्च करता हूँ। तब तक आगे देखिए। ठीक है, जब यूनिवर्सल ट्रुथ होता है तो उसको हम चेंज नहीं करते, उसका हम पास्ट नहीं बनाते, तो ये आपका एज इट इज ही आएगा, सेड दैट वर्चू इज इट्स ओन रिवॉर्ड। ये दोनों, अच्छा ये से लिखा, ये ठीक हो जाएगा आपका। ठीक है। when we do something virtuous or good we don't need any reward or compensation, सर हिंदी में लिखो ना इसको। इसका मतलब होता है पुण्य का अपना प्रतिफल है, पुण्य का अपना प्रतिफल है। हम्म, हाँ यानी कि जो आप करते हो पुण्य, उसके ना आपको नेकी वर्चू कर इज इट्स दरिया में ओन रिवार्ड, जो आप पुण्य करते हो उसका अपने आप ही आपको क्या मिल जाएगा, रिवॉर्ड मिल जाएगा। ठीक है, पुण्य अपने आप में ही ये क्या है, रिवॉर्ड है। ठीक है, उसके उसके अगर आप पुण्य कर रहे हो और अपेक्षा कर रहे हो कि नहीं मुझे इसका फल मिलेगा कभी ना कभी, तो वो तो फिर पुण्य नहीं हुआ। पुण्य आपने कर दिया बस शांत हो जाओ, ऐसा नहीं सोचना कि हाँ मैंने ये कर दिया अब इसका मुझे रिवॉर्ड भी मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा।
ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग नेकी तो। कर दरिया में डाल, वही हो गया सर। हाँ हाँ ठीक है, नेकी कर और दरिया में डाल, यस, बड़ा, ये बड़ा अच्छा है, ये सेम मतलब वही मान लो इस चीज को, वही है ये। नेकी कर और दरिया में डाल, उसका वो नहीं करना फिर। बर्ड्स फ्लैप दैश विंग्स। देयर। सी। इट्स, हम यहाँ इट्स होगा, तब भी हमने इट्स यूज यहाँ पे नहीं करना था, है ना? क्यों नहीं करना था इट्स? हम यहाँ पर इट्स का यूज कर नो सकते हैं लिविंग क्या? थिंग। बर्ड हाँ फ्लैप्स। ये लिविंग है इसलिए हम इसको नहीं करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा। देयर विंग्स। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है, शी इज अ गुड पेंटर, इसमें दिस पेंटिंग इज डैश। अब बताओ ऑब्जेक्टिव हर केस लगेगा इसमें। हर हर। हाँ तो किसके अकॉर्डिंग लगाया आपने, शी के अकॉर्डिंग? यस यस। सर। हाँ 75 का हर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास, डैश इज योर प्लेन फॉर द वीकेंड, प्लस सॉरी प्लेन ही प्लान। व्हाट इज व्हाट। व्हाट। अच्छा जब हमने यस और नो की फॉर्म में कुछ पूछना हो तो मैं क्या यूज करूंगा? मैंने विच। आपसे यस और नो की फॉर्म में कुछ क्वेश्चन पूछना है तो मैं किस चीज का यूज करूंगा? व्हाट के विच? विच। 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 हाँ ठीक है। और वेयर का यूज मैं कहाँ पे करता हूँ, कब? प्लेस के लिए। प्लेस के लिए यूज करता, और होम का यूज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के तो लिए। विच का क्या है सर, यस नो के लिए? क्या हुआ? विच का यस नो के लिए कैसे आंसर? अच्छा देखो हमारे पास ना दो वर्ड्स होते हैं डबल फैमिली के। एक वर्ड हो गया जिसका आप मुझे आंसर दोगे यस और नो की फॉर्म में, ठीक है। और एक आपके पास है जिसमें आप मुझे एक्सप्लेन करके बताओगे। अब विच का यूज मुझे करके बताओ यस और नो की फॉर्म में। विच, विच में भी आप यस और नो नहीं कर सकते, इसमें आपको बताना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा विच इज योर फेवरेट कलर, तो आपको कलर का नाम तो बताना पड़ेगा। यो ये यस और नो की फॉर्म में यूज नहीं हुआ। यस और नो की फॉर्म को यूज करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, मैं ऐसे बोलूंगा कि डू यू नीड एनीथिंग, डू यू नीड एनीथिंग, डू। डू यू नीड एनी हेल्प, तो वो यस और नो बोलेगा। डिड। हाँ तो उस केस में यस और नो आपका हो सकता है। लेकिन वट और विच में हमने डिफरेंस ये देखा था, विच में ना, विच हम यूज करते हैं चॉइस के लिए, सॉरी चॉइस, और वो भी आपके पास कैसी चॉइस होनी चाहिए, लिमिटेड। अनलिमिटेड के लिमिटेड, लिमिटेड। विच लिमिटेड। हाँ अगर लिमिटेड। आपके पास 5 कलर रखे हुए हैं और आपको वो पूछेगा कि हाँ भाई आपने कौन सा इसमें चूज करना है, या फिर विच वन इज योर फेवरेट कलर, तब आपको उस कलर का नाम बताना पड़ेगा क्योंकि आपके पास लिमिटेड ऑप्शन है। कलर्स कितने का कलर होते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो तो उस केस में आप वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे यस और नो की फॉर्म में यूज नहीं होगा विच, इसमें आपको वर्ड बोलना पड़ेगा दिस या फिर दैट। चलिए तो नेक्स्ट आपके पास, यश डैश द बॉल वेरी फार एंड द बॉल वेंट अक्रॉस द रोड। ये देखो इसको, वेंट लिखा हुआ है, बताओ फिर। सेकंड फॉर्म से डी ऑप्शन। डी। ऑप्शन नंबर डी। डी। थ्री। यस थ्रू द बॉल। ठीक यस है सर वेरी डी। गुड, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश ड्रिंक मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग। ड्रिंक, ठीक है। राम एग्रीड टू डैश माई ऑर्डर्स। कैरी आउट। कैरी। कैरी आउट का मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूट करना उस चीज को, यस। है ना? मतलब उस चीज को मान लेना, कैरी आउट करना इस चीज को। या फिर एक तो क्योंकि इसको बोलते हैं हम फ्रेजल वर्ब, कैरी आउट का मतलब होता है उसको एग्जीक्यूट करना। राम एग्रीड टू कैरी आउट माई ऑर्डर, जो उसने ऑर्डर दिया अब वो उस चीज को एग्जीक्यूट करेगा, करेगा या नहीं कि उस चीज को। मैंने आपको कहा कैरी ऑन, तो कैरी ऑन का मतलब क्या होता है, लगे रहो। तो ये फ्रेजल वर्ब्स होती हैं। नेक्स्ट है, फाइंड द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड टू यूज इन द सेंटेंस, काजल डैश स्मार्ट। एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली, तो एक्सट्रीमली आपके पास है क्या, पार्ट ऑफ स्पीच, एडवर्ब। 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 यस सर। एडवर्ब भी कौन सी है ये, मैनर। मैनर। मैनर है क्या ये?
नहीं, माइनर कैसे हो जाएगा? ये स्मार्ट की वो बता रहे हैं, ये कितनी करा स्मार्ट, तो माइनर तो नहीं होगा ये। फिर हम्म, क्वालिटी। हाँ जी, क्वालिटी। क्वालिटी। तो ब्यूटीफुली है वो, ब्यूटीफुली आपके पास क्वालिटी है। अब ये एक्सट्रीमली क्या क्वालिटी हो जाएगी? एक्सट्रीमली आपकी क्वालिटी नहीं होगी क्या? ये आपकी डिग्री नहीं हो सकती क्या? स्मार्ट तो वो है, लेकिन कितनी कर है? थोड़ी कर स्मार्ट है, बस थोड़ी सी ज्यादा है, बड़ी ज्यादा है, तो ये चीज क्या है? क्या हम डिग्री नहीं बता रहे क्या उस चीज की? यस यस सर। ठीक है, तो ये डिग्री है आपके पास, एक्सट्रीमली स्मार्ट। ठीक है, चलिए। तो इंग्लिश में कितना स्कोर आपका, अभिषेक? सर एक गलत था बस। इंग्लिश गलत है? एक गलत था। अच्छा, एक गलत है। और आकांक्ष? सर 12। 12। और अक्षय? 9। 9। ठीक है, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट आशीष सर कंटिन्यू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अच्छा, ठीक है, बताओ साइंस और मैथ्स में कैसा रहा? सर अच्छा, एक मिनट, पहले मुझे ना निकालना साइंस है। ठीक थी। साइंस ठीक है, मैथ्स सही नहीं है। अभी देख लेते हैं। अच्छा, पहले साइंस की बात करते हैं, फिर मैथ्स की करेंगे बात, ठीक है? मुझे बताओ साइंस में किसके कितने नंबर हैं? हाँ आकांक्षा? सर 7। 7, ठीक है। अक्षय? अक्षय है क्लास में? 4। 4। अच्छा, अभिषेक? सर एक गलत था बस। एक गलत था मतलब कि 9। मैं पूछ रहा हूँ कितने सही हैं, ये नहीं पूछ रहा हूँ कि कितने गलत हैं। अच्छा, ठीक है। और कौन है यहाँ पे? आ, पुष्पराज सर। पुष्पराज, आपने किया था अटेम्प्ट? नहीं सर, मैं अभी कर रहा हूँ। ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, खेमराज, आप भी नहीं हो? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं तो है सर। ठीक है, मैथ्स में बताओ, मैथ्स में आकांक्षा कितने हैं? 5। 5, ठीक है। अक्षय? 8। 8। और अभिषेक? सर 3। 3। अच्छा, मैथ्स में गिर गए हो आप, है ना? अक्षय, तुम साइंस में गिर गए हो। चलो, अभी देखते हैं। चलो पहले इसी से शुरू करते हैं ना, ठीक है? साइंस देखते हैं, फिर मैथ्स को करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन क्या था कि 1 ग्राम ग्लूकोज में कितनी एनर्जी होती है? उस टाइम पे बताया था मैंने आपको। 4। 4। 4 कैलोरीज, ठीक है? ये कैलोरीज लिखा हुआ है, 4 या फिर 4.5 आ सकता है, तो डायरेक्ट इसका ऑप्शन नंबर बी होना था। अच्छा, ये आ जाओ ऑप्शन नंबर 12, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 के लिखा हुआ है 13 चेम्बर्ड हार्ट। वह कौन सा जीव है जिसकी हार्ट में 13 चेम्बर होते हैं? बताओ। कॉकरोच। आप इसमें ना एस्टिमेट लगा सकते थे, कॉकरोच। ये आपने वैसे भी बेसिकली पढ़ा ही होगा, ये इसका आंसर कॉकरोच है, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ। ये देखो, मुझे बताओ इसमें से कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, अंतस्रावित ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन। ऑप्शन ए स्प्लीन। स्प्लीन आपकी ग्लैंड नहीं है कोई, ठीक है? बाकी जो आप देख रहे हो पिट्यूटरी, फिर आपका थायराइड, आपका एड्रिनल, ये तीनों ग्लैंड हैं, ये ग्लैंड नहीं है, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट ये देखो, स्टडी ऑफ सेल क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। अच्छा, ये किसे कहते हैं? हिस्टोलॉजी किसकी स्टडी होती है? उत्तकों की। ऊतक या फिर टिश्यूज की। अच्छा, ये कार्डियोलॉजी किसकी स्टडी है? हार्ट। हार्ट की है, हार्ट की सर। ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ। ये देखो, विच पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स इनवॉलेंटरी एक्शंस, मतलब कि बिना इच्छा वाली जो भी हरकतें होती हैं या फिर जो भी इच्छाएं होती हैं, विदाउट मैं उसे कंट्रोल कर रहा हूँ, वो किस ब्रेन के किस हिस्से से कंट्रोल की जाती हैं? जैसे मैं सांस ले रहा हूँ, मैं पलकें झपका रहा हूँ, ये मेरी हार्ट बीट हो रही है, ये इनवॉलेंटरी एक्शंस होते हैं, अनैच्छिक क्रियाएं।
ये किसके द्वारा कंट्रोल की जाती हैं? मेडुला ऑब्लिंगेटा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आ जाओ, ये बताओ विलियम हार्वे एक साइंटिस्ट था, उसने क्या डिस्कवर किया? ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन, वहां पे मैंने आपको स्पेशली बताया था, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट आ जाओ, ये बताओ हृदय को सुनने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? स्टेथोस्कोप। गलत किसका है पहले तो ये बताओ, ये वाला किसका गलत है? सर मेरा। हाँ ठीक है, आपने लगाया होगा ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, यही लगाया है। यस सर। हाँ मुझे पता था, तभी मैंने पहला ऑप्शन यही दिया है, ठीक है। तो इसका स्टेथोस्कोप है। क्वेश्चन क्या है? मुझे साउंड सुननी है, मुझे उसकी धड़कन की वो नहीं चाहिए, मुझे रीडिंग नहीं चाहिए डिजिटल फॉर्म में। ये डिजिटल फॉर्म में वो बताता है कि सिस्टोल डिस्टोल कितना है, ये बताता है कि अच्छा धड़कन की साउंड सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है। अच्छा यहाँ पे ना मैं एक चीज बताता हूँ आपको, ये जो स्टेथोस्कोप है, ठीक है, जो हेडफोन से होते हैं, जो डॉक्टर लगा के घूमते हैं, ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, मतलब कि किस प्रिंसिपल के थ्रू हमें जो हार्ट की जो साउंड है वो सुनाई देती है, मैं बताता हूँ। वहां पे ना आपने नेम याद रखना है, उसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। मतलब कि साउंड ना उसकी दीवार से टकरा कर पूरी पाइप के थ्रू आपके कानों तक जाता है, तो ये प्रिंसिपल है उसके पीछे, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है। ये क्वेश्चन आपके फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में आया था 2021 वाले में, कि स्टेथोस्कोप की वर्किंग के पीछे प्रिंसिपल कौन सा है, ठीक है। तो ये भी याद रखो आप। अच्छा नेक्स्ट आ जाओ, ये बताओ मुझे परसिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई, हमारी आंख पर कितने सेकंड के लिए कोई इमेज बनती है या फिर रहती है, ये बताओ। 16 सेकेंड। ये 1/16 सेकंड इसका आंसर आना था, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आ जाओ, ये इसमें क्या है, क्या लिखा हुआ है? जो विलाय हैं वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं, तो विलाय का काम क्या है, क्यों ये ज्यादा मात्रा में मौजूद होते हैं? तो मुझे बताओ, आपने इनमें से इन तीन ऑप्शंस में से आपने क्या लगाया? चौथा तो आगे है, सर नहीं लगाया इनमें। इसे अटेम्प्ट नहीं किया? सर इन तीनों में से नहीं लगाया। ठीक है, चलो देखो, इसका काम काम इसका यही है, जो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है ना, ये है, ये सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। देखो मैं बताता हूं, यहां पर हमने पढ़ा है, जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन का मुंह है, इसके अंदर इस तरीके से ये विलाय होते हैं, ये छोटी छोटी उंगली नुमा स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे विलाय कहते हैं। तो ये क्या कर रहा है, इस जो स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है उसके सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, जो भी इसके अंदर मटेरियल है उसमें एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी, तो ये उसके पीछे का कार्य है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट होना था। अच्छा ये बताओ, जब किसी बंदे को मलेरिया हो जाता है तो उसमें कौन सा ऑर्गन इफेक्ट करता है? लीवर। लीवर। अच्छा मुझे बताओ, मलेरिया में किन हमारे ब्लड में कौन सी चीज या फिर कौन से सेल्स की कमी हो जाती है? व्हाइट ब्लड सेल्स की। नहीं, गलत प्लेटलेट्स। गलत, आरबीसी। रेड ब्लड सेल्स। मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एक बताया था मलेरिया और एक बताया था डेंगू। मलेरिया में आरबीसीज की कमी होती है और डेंगू में व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स की कमी होती है। अच्छा मुझे इनमें से आप चार ऑप्शंस में से आपको कौन सी एक ऐसी चीज दिख रही है जो ब्लड के रिगार्डिंग आपको थोड़ी सी संबंधित लग रही है? हार्ट। इन चार ऑप्शंस में? सर ऑप्शन ए। अच्छा मुझे बताओ, हार्ट में क्या है ब्लड के रिगार्डिंग? सर पंप पंप कर। होता है तो अच्छा चलो ये बताओ, जो आपका ब्लड होता है वो स्टोर कहाँ पे होता है? और स्टोर, अगर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ आरबीसीज बन चुके हैं तो वो स्टोर किस जगह पे होंगे हमारे शरीर में? किडनी। अच्छा अच्छा चलो ये बताओ, अगर आरबीसी की लाइफ 120 दिन की पूरी हो चुकी है तो कहाँ पे मरता है जाके वो? क्लीन। स्प्लीन। तो याद रखो, ये जो स्प्लीन है ना, ये ब्लड बैंक भी है एक तरीके का, ये ब्लड, ये मैंने बताया नहीं उस टाइम पे, यस ब्लड सर। बैंक है, ठीक है।
ये ब्लड बैंक की तरह भी काम करता है, ये ग्रेव यार्ड की तरह भी काम करता है, ठीक है। तो अगर मलेरिया हो रहा है, आरबीसीज की कमी हो रही है, तो इसी के ऊपर फर्क पड़ेगा, ठीक है। बाकियों का काम इसमें है ही नहीं है। तो स्प्लीन एक हिस्सा है, जब मलेरिया होगा उसको ये इफेक्ट करेगा, ठीक है। चलो, तो ये थे आपके साइंस के कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं मैथ्स के। अच्छा ये बताओ, पहला क्वेश्चन निकल गया या नहीं निकला? नहीं। देखो क्या लिखा हुआ है, एक दुकानदार अपने सामान पर उसकी लागत मूल्य से 80% अधिक अंकित करता है। अच्छा, जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा बनाओ। मुझे बोला है कॉस्ट प्राइस से 80% अधिक अंकित करता है, मतलब कि अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? 80% को जरा खोल के लिखो, क्या होता है ये? 80/100। इसको काट दो, 8/10 और काट दो इसे। चलो 8/10 ही लिखते हैं। मैंने लिखा 10 मेरा, अगर मान लो कॉस्ट प्राइस था, मैं बढ़ाकर लिख रहा हूं 80%। अगर मैं बढ़ाकर लिख रहा हूं, अगर मैं 80% में बात करता हूं, 80% मेरा बढ़ाना है, कॉस्ट प्राइस से बढ़ाना है, तो इसका कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। ये उसका मार्केट प्राइस आया, मतलब कि कॉस्ट प्राइस से 80% बढ़ा के मैंने कोई चीज लिख दी। अच्छा ये बना दिया। दूसरी लाइन उसने क्या बोली? अंकित मूल्य पर वो 48% की छूट देता है। अब वो डिस्काउंट दे रहा है, 48% का डिस्काउंट। तो इसको मुझे पहले ना फ्रैक्शन में बनाना पड़ेगा, तो मैं इसको फ्रैक्शन में बना लेता हूँ। ये आपका चला जाएगा 2 2 4 एंड 2 2 4 एंड 2 4 8। ये कितना आ गया? 50 आ गया। फिर काट दो, यहाँ पे 12 और यहाँ पे कितना आ गया आपका? 25 आ गया। फ्रैक्शन मेरी ये बनी, मतलब कि 25 उसका मार्केट प्राइस था, 12 का डिस्काउंट दे दिया, तो बेचा कितने में होगा? 12 इसमें से कम कर दो, मतलब कि 13 रेशो में उसने बेचा होगा। अच्छा, अब ये देखो, मुझे सीपी और एसपी का रिलेशन बनाना है। मेरे पास दो चीजें दी हुई हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस जो मार्केट प्राइस है इसको बराबर करना पड़ेगा। तो मैं बराबर कैसे करूंगा? अगर इसकी भी मैं रेशियो बना लूं, यहाँ पे 10 और आप 18 लिख लो, तब भी सेम ही चीज है। अब या तो मैं इसको इधर गुणा कर दूं और इसको इधर गुणा कर दूं, तो मेरा ये कंटिन्यू हो सकता है। मैं इसको और काट देता हूं, 2 5 10, 2 9 18। अब निकालना आसान होगा। मुझे मार्केट प्राइस दोनों में बराबर करना है। मैं क्या करूंगा? यहां पे 25 का गुणा कर दूंगा, 25 का गुणा यहां पर भी होगा, और 9 का गुणा इधर कर देता हूं, 9 का गुणा मेरा इधर भी होगा। तो अब मुझे यहां से हानि निकालनी है कि कितनी प्रतिशत हुई। तो जो प्रॉफिट या फिर जो लॉस होगा वो कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में होगा। यहां से मेरा आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, यहां से मेरा आ जाएगा सेलिंग प्राइस, और इनमें मैं चेक करूंगा कि कितनी मेरा लॉस हो रहा है। तो 25 पंजे 125 होते हैं, और 13 9 जा 117 होते हैं। ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये आपका सेलिंग प्राइस है। तो देखो लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है? 5 3 8, 8 का लॉस हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में? कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में। गुणा 100 कर दो, यही आपका परसेंटेज बना देगा। तो काट दो इसे। 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 8 4 जा 32 को मुझे डिवाइड करना है 5 के साथ, और ये अप्रोक्स 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है, ऑप्शन सी। पूरा निकालने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस पहले आपको रेशियो बनानी थी सीपी और एमपी की, और एमपी और एसपी की। वहां पे एमपी को बराबर करके आपने चेक करना था कि कितना लॉस हो रहा है, ठीक है। चलो घर पे दोबारा ट्राई करना इसको। अच्छा ये तो किसी का सही नहीं होगा, सीधी सी बात है। बताओ ये किसका गलत है? ए ऑप्शन सर ये ठीक है। अच्छा, डी। कितना आंसर निकाला आपने? सर डी। डी, ठीक है। डी निकाल लिया, फिर सही है। अगर कोई बोल रहा है ए, वो गलत है, ठीक है। अभी चेक करते हैं। देखो क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला कि एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है। मैं इसको ना बेसिक से करके बताता हूं आपको। अच्छा, 6 बंदे हैं, 6 मेंबर हैं। एवरेज एज कितनी है? एवरेज एज है
5 ईयर्स। अच्छा मुझे बताओ इनका योग क्या आ जाएगा, 6 मेंबर्स का योग क्या हो जाएगा, सम क्या हो जाएगा? एवरेज क्या होता है? 25 सम सिक्के। अपॉन नंबर। तो यहाँ पे वैल्यूज डाल दो, ये 6 यहाँ पे आ जाएगा, 25 यहाँ पे आ जाएगा, ये इधर गुणा हो जाएगा तो सम आ जाएगा, कितना आ गया? 150, यस 150 आ गया। ठीक है, मतलब कि 6 आदमियों की या फिर 6 मेंबर्स का जो एजेस हैं कुछ भी हैं वह अगर मैं जोड़ता हूं ना एजेस को, तो वो 150 के बराबर आती हैं। अच्छा आगे क्या बोला उसने? एक 4 साल का लड़का है, ठीक है वेरी गुड। अगर वो जिस दिन वो पैदा हुआ था उस टाइम पे जो एज है उस परिवार की एवरेज में कितनी होगी? अच्छा पहले ये निकालते हैं, अगर वो 4 साल का बच्चा नहीं होता तो 5 बंदों की एवरेज एज या फिर सम क्या होता? देखो यहां पर 6 मेंबर्स की एज का योग दिया हुआ है, इसमें से अगर मैं 4 साल के बच्चे की एज को घटा दूं, मतलब कि अगर मैं बच्चे की एज को यहां से घटा दूं ना, तो ये जो सम आएगा या फिर जो बची हुई चीज आएगी ये कितनी आई? 146 आई। ये पता क्या है, ये 5 मेंबर्स की एवरेज एज है, लेकिन ये प्रेजेंट में है। उसने एग्जामिनर ने क्या बोला, जब वो बच्चा पैदा हुआ उस टाइम पे कितनी एज एवरेज थी। तो ये तो प्रेजेंट में है, मुझे 4 साल पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि बच्चा अभी 4 साल का हो चुका है, मुझे 4 साल पीछे जाना है। तो मुझे बताओ अगर मैं 4 साल पीछे जाता हूं तो सिर्फ बच्चा ही 4 साल पीछे जाएगा कि सभी मेंबर्स 4-4 साल पीछे जाएंगे? सभी जाएंगे सर। सभी जाएंगे। तो मुझे बताओ जब बच्चा 4 साल पीछे चला गया वो तो 0 हो गया, उसका तो कुछ बचा ही नहीं। अच्छा बचे हुए मेंबर कितने हैं? 5। अगर एक मेंबर 4 साल पीछे जा रहा है तो 5 मेंबर कुल मिला के कितने साल पीछे जाएंगे? 20। 20 साल पीछे जाएंगे। तो इसमें से 20 को और घटाना था, 126। ये आपकी सम आया उन 5 मेंबर्स का जब वो बच्चा पैदा हुआ है। अच्छा अब इनकी आपको एवरेज एज निकालनी है, तो उस टाइम पे 5 बंदे थे, बस इसको डिवाइड करना था। ठीक है, तो ये आपका 25.2 ईयर्स यहाँ पे आ जाना था। पता चला कुछ क्या किया मैंने यहाँ पे? ये दोबारा बताऊं? सर जीएसएम से करवा दो एक बार। जेएसएम से? अच्छा ये देखो जेएसएम से, जीएसएम क्या है? जेएसएम मेथड है। अच्छा। मेथड कुछ नहीं है, थोड़ा सा सिंपल ट्रिक है, वो यहाँ पे देख लो आप। अब देखो क्या है, 6 बंदों की एवरेज एज कितनी है? 25 साल। ठीक है, एक बच्चा है उसकी एज कितनी है? 4 साल। 4 साल। बचे हुए 5 बंदों की एवरेज एज कितनी हो जाएगी? अच्छा यहां पे मैं मानता हूं कि 25 साल ही एवरेज एज। अब मैं कंपेयर करूंगा इन दोनों को, तो मैंने इसको इससे कंपेयर किया तो कितना आया? माइनस का 21। अगर यहां पे माइनस का 21 है तो मुझे यहां पे प्लस का 21 करना पड़ेगा। ठीक है वेरी गुड। अच्छा ये प्लस का 21 किस में जुड़ेगा या फिर किस में बटेगा? इन 5 बंदों में जुड़ेगा। तो ये कितना आया आपके पास? यहीं पे आ जाएगा प्लस प्लस 21 का डिवाइडेड 21 बाय बटे 5। कितना आया? इसको डिवाइड कर दो, 25 4. प्लस 4.2। यस अब सर। आपने इसको जोड़ दिया, ये आपके पास आ गया 29.2 आ गया। मुझे यस बताओ सर। ये अभी अभी की प्रेजेंट एज का रेशो है, जो और एवरेज भी एज होगा। है, 4 साल पहले वाली है ये? अभी का। ये अभी अभी की है। तो मुझे पीछे वाली निकालनी है, 4 साल पहले वाली। अब देखो ये तो 0 हो जाएगा, इसका कोई काम नहीं है। यहाँ पे 4 बंदे बैठे हुए हैं, 4 बंदे नहीं 5 बंदों का जो एवरेज एज अगर मैं निकालना चाहता हूं कि पीछे जाके कितना होगा, तो जब ये 4 साल पीछे जाएंगे ना, तो एक बंदा 4 साल पीछे जा रहा है, 5 बंदे ओवरऑल 20 साल पीछे जाएंगे। ये तो सम में आया, मुझे इसको एवरेज में बनाना पड़ेगा और एवरेज से ही घटाना पड़ेगा। तो इसका एवरेज बना दो, कितना आ गया? 4। तो इसमें से 4 को घटा दो तो 25.2 आ जाएगा। तब भी सेम ही चीज आ रही है। ठीक है, तो ये यहां से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, इसीलिए मैंने बेसिक से बताया इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट, चलो ये आ जाओ। अच्छा क्या लिखा हुआ है? थर्ड प्रोपोर्शन बताना है इसका 25 और 45 का। अच्छा ये फॉर्मूला क्या होता है थर्ड प्रोपोर्शन का?
बी थर्ड स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्वेश्चन ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए ए। अच्छा ठीक है, बी कितना है 45, मतलब कि 45 को 2 बार गुणा करना है और 25 नीचे कर देना है। तो काट दो इसे, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45 एंड 5 9 जा 45, 9 9 जा 81 81 हो गया। ठीक है। अच्छा ये देखो, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। अच्छा ठीक है, बनाते हैं इसको। ए किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। तो टोटल काम मान लो, कितना माना आपने, 75। उत्तर 75 मान लिया, ठीक है। तो एफिशिएंसी निकाल लो, कितनी आ जाएगी, 5 और 15 3 आ गई। अब नेक्स्ट क्या बोला, वे 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं। अच्छा, मतलब कि दोनों की एफिशिएंसी जुड़ जाएगी। एक दिन की एफिशिएंसी है 8, तो 5 दिन तक कितना काम कर लेंगे 8 की एफिशिएंसी से, 80 40 काम कर लेंगे। तो 40 काम अभी हो चुका है। उसने बोला शेष कार्य ए और सी द्वारा 4 दिनों में किया जाता है। अच्छा, शेष कितना होगा, इसमें से 40 को घटा दो, 35 35। ये आपके पास रिमेनिंग काम बचा 35। इस 35 काम को ए प्लस सी मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं, 35, सॉरी 4 दिनों में कर सकते हैं। तो 4 मुझे दिन में यहां से इसकी वो निकालनी पड़ेगी, सी की एफिशिएंसी, उसके बाद ही मैं निकाल पाऊंगा आगे क्वेश्चन जो दिया हुआ है। ए अच्छा 4 दिनों में 20 काम कर देगा। ये देखो ना, अगर बचा हुआ काम 35 है, तो 35 काम को 4 दिनों में किया जा रहा है, ए प्लस सी द्वारा किया जा रहा है। ऐसा ही होगा वो, ये सर यही है। यहां से मुझे एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, किसकी, उसकी सी की निकालनी पड़ेगी। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है पहले से, तो ये रही 5। ये 5 प्लस में उस तरफ जाके माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में हो गया। तो यहां से निकालो कितनी आ जाएगी एफिशिएंसी आपकी, 20 और 15, 15/4 आ रहा है क्या, ये देखो, सर 5 प्लस सी है, ये 5 उधर जाके माइनस हो गया। यहां से एलसीएम लो 20, 20 को 35 में से घटा दो, तो कितना आ गया, 15 15/4 आ गया। पूरा मत सोल्व करो। इस एफिशिएंसी से 75 काम को करने में कितना टाइम लगेगा, तो निकाल लो। ये देखो यहाँ पे निकल जाएगा ये, 75 काम को कितनी एफिशिएंसी से, 15/4 की एफिशिएंसी से कितना काम लगेगा। तो 4 ऊपर चला जाएगा आपका, 15 पंजे 75, 5 4 दा 20, 20 दिन। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन तो अच्छा था ये। चलो नेक्स्ट देखो। अच्छा क्या बोला है, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इतना दिया हुआ है। अच्छा, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं, ए ए ए। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 3a। यही कितना दिया हुआ है, 36√3 दिया हुआ है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36/3 √3/3। अच्छा ये देखो, ये से कट जाता है, तो ये कितना आ जाएगा, 12√3 लिख सकता हूं इसे मैं, मैंने काट दिया 3 से, 12 3 36। अच्छा ए मेरे पास उसकी साइड पता चल गया। अब मुझे निकालना क्या है, उसकी ऊंचाई निकालनी है। तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, √3a/, कितना होता है, 2 होता है। ये है, तो इसमें डालना है अब। तो डाल दो इसमें, क्या क्या दिया हुआ है, √3, ए कितना है, 12√3 और नीचे 2 दिया हुआ है। अब ये देखो, क्या ये फैमिली सेम है, सर तो ये यस आपस में सर मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इसका मतलब है जो बाहर वाले हैं वो बाहर वाले से मल्टीप्लाई होंगे। 12 1 से मल्टीप्लाई होके बनाएगा 12, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, 3 3 बनेगा। 3 और नीचे मेरा 2 पहले से पड़ा हुआ है, तो 2 4 जा 12, 4 3 जा, अच्छा 2 6 जा, 2 6 जा एंड 6 3 जा 18। ये आ जाएगा, ये निकालना था। अब देखो ये जो आपके 2D हैं,
या फिर 3D मेंसुरेशन है, इसमें आपके फॉर्मूलाज ही चलते हैं। आपको फॉर्मूला आने चाहिए तभी जाके आप निकाल पाओगे, और ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, ठीक है। आपको टाइम लगाना पड़ेगा तभी जाके आपको इसमें 1 नंबर मिलेगा। अगर नहीं लगाओगे तो 1 नंबर नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। इसमें कोई ट्रिक नहीं होती है। चलो नेक्स्ट। अच्छा ये तो सिंपल ही है क्वेश्चन, इसका बताओ क्या निकाला आपने। ऑप्शन नंबर डी। क्या लिखा हुआ है 1600 मीटर लंबी सड़क को 4 मिनट में पार करना है, और ये जो स्पीड है, इस स्पीड को आपने मुझे बताना है मीटर पर किलोमीटर पर आवर में बताना है, तो क्या होगी। अच्छा चलो चेक करते हैं। 1600 मीटर को 4 मिनट में पार कर रहा है। मैंने आपको 2 यूनिट पढ़ाई है सिर्फ, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड। तो मीटर मुझे दिया हुआ है और मुझे सेकंड चाहिए, ये तो मिनट में है, तो मिनट को सेकंड में कैसे बनाते हैं, 60 का गुणा कर दो, तो ये बन गया मीटर पर सेकंड। इसको काटूंगा, मेरे पास स्पीड मीटर पर सेकंड में आएगी, लेकिन आंसर मुझे किस में निकालना है, किलोमीटर पर आवर में। तो मुझे बताओ, जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाते हैं तो किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5। 18/5 का गुणा करते हैं। बस अब सोल्व भी करना है, काट दो इसे। ये देखो 0 से 0 चली गई, 6 3 ज़ा 18, ये मैंने काटा 40, ये मैंने काटा 8, 8 3 ज़ा 24। लो, आप क्या कर रहे होगे, पहले आप इसको सोल्व कर रहे होगे, फिर बाद में वो कर रहे होगे। करना ही नहीं है, मुझे पता है कटेगा लास्ट में, मैं मल्टीप्लाई करूंगा करूंगा नहीं, मैं लास्ट में काट लूंगा, ठीक है। आपको भी ऐसे ही करना है। चलो नेक्स्ट। अच्छा ये आ जाओ, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आधार और ऊंचाई दी हुई है। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, किसी ट्राइंगल का मुझे एरिया निकालना है, तो यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या है उसका। हाफ इंटू लेंथ इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ ये होता है। तो आपको उसने बोल दिया, ऊंचाई भी दी है और आधार भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे लगा दो 1/2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8, ये काटा मैंने 4, 7 4 ज़ा 28। लो, सिंपल क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट। अच्छा ये देखो, अब ये जिसको फॉर्मूला आता है वही निकाल सकता था, नहीं तो नहीं आता ये क्वेश्चन। सम चतुर्भुज मतलब कि एक कोई रंबस है, उसके विकर्ण मुझे ये दिए हुए हैं, तो मुझे उसकी भुजा निकालनी है। तो उस टाइम पे मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर मुझे डायगोनल दिए हुए हैं और मुझे डायरेक्ट अपनी साइड निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या है, रिलेशन बताया था मैंने आपको। याद है कुछ, ये वाली चीज करवाई थी मैंने। 4 साइड का स्क्वायर यही बराबर होगा पहले डायगोनल का स्क्वायर प्लस दूसरे डायगोनल का स्क्वायर। कैसे आती है ये चीज, ये इस तरीके से आती है। ये रहा मेरा रंबस, ये एक डायगोनल, ये दूसरा डायगोनल, तो एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, मुझे ये निकालना है। ये 90 डिग्री का कौन बनाता है, तो बस यहीं से आती है ये चीज। उस टाइम पे मैंने प्रूव भी किया था, तो बस इसमें डालनी है चीजें, डाल दो। अच्छा चलो चेक करते हैं। ए स्क्वेयर क्या क्या आ जाएगा इसमें, D1 कितना है आपका, 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, और बताओ कितना हो गया ये, 12 12 144, 16 16 256, इनको प्लस कर दो, कितना आ गया 400। यस 400, ये 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, और ये जब डिवाइड में होगा तो ये बना देगा ए स्क्वायर, कितना हो जाएगा 100। ये इधर इधर चला जाएगा स्क्वायर, इधर जाके बना देगा रूट, तो ये कितना आ जाएगा 10। लो, तो फॉर्मूला आपको आएगा तभी आप निकाल पाओगे। जैसे डायगोनल को हाफ करके फिर पाइथागोरस थ्योरम लग सकती थी इसमें। कौन सा डायगोनल को हाफ करके, जैसे इसमें 12 सेंटीमीटर को 6 लिख दिया तब भी और हो जाता 16 है, को। हाँ हो जाता है, ये देखो हाँ जी सर, वैसे किया था। लो, ये आपके डायगोनल्स हैं। मैंने आपको बोला डायगोनल्स आपस में रंबस में एक दूसरे को बराबरली काट देते हैं, तो मानते हैं अगर 12 और 16 है, तो ये कितना हो जाएगा 6 और 8। 6 और 8। अच्छा ट्रिपलेट बनता है इसमें, ये 90 डिग्री का कोण है, यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, तो ट्रिपलेट यस बनाओ। सर।
6 8 10 होता है ये? यस सर। मैंने करवाया था तो 10 ही तो निकाला अभी भी। यस ऐसे भी कर सकते हो, तो मर्जी आपकी है। मैंने यहां से बताया, मैंने फॉर्मूला लगा के बताया कि कैसे लगाते हैं, तो ये भी नहीं भूलना है, ठीक है। अगर बाई चांस अगर ऐसा ना दिया होता, फिर उसने बोला ही होता कि फॉर्मूला से निकालो, फिर तो फॉर्मूला पता होगा तो लगा सकते हो। बाकी जो चीजें पता हैं वहां से भी हो जाती हैं ये चीजें, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज जितना याद रखोगे उतनी आसानी से क्वेश्चन निकलेगा आपका। अच्छा नेक्स्ट आ जाओ, 9th देखो। एक समांतर चतुर्भुज, अच्छा पैरेललोग्राम है, उसका पेरीमीटर दिया हुआ है इतना है, बड़ी भुजा ये दी हुई है, तो छोटी भुजा निकाल लेंगे। अच्छा पैरेललोग्राम ऐसा होता है, अभी चेक करते हैं आपने कितना याद रखी हैं चीजें। मुझे बताओ पैरेललोग्राम की क्या चारों साइड्स बराबर होती हैं या नहीं होती? नो सर। नहीं होती हैं। आमने अच्छा क्या सामने। आमने सामने वाली साइड्स बराबर होती हैं? यस यस सर। यस सर। हाँ, ये साइड इसके बराबर होगी, ये वाली साइड इसके बराबर होगी। क्या आमने सामने वाली साइड पैरेलल होती हैं या नहीं होती हैं? यस यस सर। ये देखो पैरेलल तो हैं, ये कहीं पे टकराएंगे नहीं आमने सामने वाली, नहीं। बस। अच्छा क्या बोला है, अगर मैं यहां से चलना शुरू करता हूं घूम के, फिर यहीं पे आ जाता हूं, तो उसकी वैल्यू मुझे दी हुई है, पेरीमीटर दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। अच्छा उसने बोला एक भुजा मुझे दी हुई है, मुझे एक साइड दी हुई है 6.5 सेंटीमीटर, मैं इसको मान लेता हूं 6.5 सेंटीमीटर। क्या इसके सामने वाली भी 6.5 सेंटीमीटर ही होगी? यस सर। तो ये भी 6.5 सेंटीमीटर ही होगी। मुझे बताना है, मुझे ये निकालने को बोला है, ये वाली साइड कितनी होगी, जो ये होगी वो ये होगी, तो ये वाली निकालनी है। 30 अच्छा इन 30 दोनों को माइनस कर जोड़ देंगे दो, उसमें। इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया? 13। 9 बचे। तो ये 13 इसमें से घटा दो, कितना आ जाएगा? 9। 9। ये जो 9 आया है ना, ये कुल मिला के इन दोनों का जोड़ आया है, क्योंकि पेरीमीटर मैंने यहां से निकाला है, तो मुझे एक साइड निकालनी 14.5। है, उसका आधा कर दो। लो, हो गया क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, ये देखो 10 सेंटीमीटर वाले एक आयतन का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अच्छा इसका आंसर बताओ, किसका है इसका आंसर? शायद आंसर की में गलत है इसका आंसर, कैन बताओ। नॉट बी डिटरमाइन। है सर आपके हिसाब डी। से क्या आना चाहिए था इसका आंसर? बताओ, आपने कोशिश की निकालने की इसको? यस सर। चलो चेक करते हैं। देखो जैसा बोला है वैसा लिखो। एक रेक्टेंगल का एक साइड दी हुई है और उसका एरिया सर्कल के एरिया के बराबर दिया हुआ है। अच्छा पहले मुझे बताओ किसी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ इनटू ब्रेथ। यही एरिया बराबर दिया हुआ है किसी सर्कल के एरिया के बराबर, तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई पाई आर आर स्क्वायर। स्क्वायर। पाई आर स्क्वेयर होता है। अच्छा मुझे बताओ क्या दिया हुआ है आपको, डाटा कौन सा दिया हुआ है? लेंथ कितनी है? लेंथ 10। 10। क्या ब्रेथ आपको दी हुई है? नो नहीं। सर। नो पाई भी नहीं दिया हुआ है। क्या रेडियस आपको दिया हुआ है? नो नो नहीं। सर सर। मुझे क्या बोला है, मुझे निकालना है वृत्त की परिधि। अच्छा सरकमफ्रेंस क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई 2 आर। पाई आर। 2 पाई आर होता है, वेरी गुड, 2 पाई आर। अगर मुझे सरकमफ्रेंस निकालनी है तो मुझे उसमें क्या चीज डालनी पड़ेगी? आर आर की आर वैल्यू। डालनी पड़ेगी, वो आर यहां से आएगा। लेकिन यहां से निकालने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए? ब्रेथ विड्थ उसकी। ब्रेथ। क्या ब्रेथ दी हुई है आपको? नो सर क्या नो आप सर। निकाल सकते हो इस क्वेश्चन को? नो सर नो सर। नहीं, ये होगा, तो आंसर आंसर की में भी सही है यही है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, हो सकता है कि वो दे दे, अगर उसने ब्रेथ दे दी ना, फिर आप इसको बराबर करके रेडियस निकालोगे, उस रेडियस को इसमें डालोगे, फिर अपना आंसर दोगे, ठीक है। तो जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे करना होता है। क्लियर है? तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन। किसी का कोई डाउट है पूछो, और बताओ कैसा था टेस्ट, ठीक है। और हाँ 2D और 3D मेंसुरेशन को अच्छे से करना, वहां से पक्का ये क्वेश्चन आता है, ठीक है।
कुछ नहीं है, फॉर्मूलाज याद रखने हैं और बाकी उनको इम्प्लीमेंट करना है क्वेश्चंस में। क्वेश्चन देखो क्या बोला है, क्या निकालना है, उस हिसाब से निकालो, आपका आंसर आएगा। ठीक है। और बाकी जो नए हैं वो प्रीवियस क्लासेस को देखो, कुछ नहीं समझ आता है तो वो आप हमसे लाइव क्लास में या फिर व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। क्लास कब होती है स्टार्ट? हाँ जी। व्हाट्सएप ग्रुप बना गया कोई जिसमें आप हाँ बताएं कि क्लास है? ठीक है, ओके, मैसेज कर देना, उसमें ऐड कर देंगे हम, या फिर आप नहीं, डायरेक्ट। 0 to 0 बैच का, वैसे बॉयज वाले में हूँ मैं सर। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है। अच्छा, अलग है इसका। 1 मिनट, 9459253527 इस नंबर पे ना मैसेज करना, आपको लिंक आ जाएगा और आपको जो पेड वाला ग्रुप है उसमें डाल देंगे। ठीक है। ठीक है, ओके सर, थैंक चलो यू सर। ठीक है। ठीक है थैंक यू फिर सर। ये थी आपका मॉक टेस्ट का सोल्यूशन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। ओके।